नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बांग्लादेश से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना पलायन कर चुकी हैं, भाग चुकी हैं और भारत में आकर के शरण ले चुकी हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सबक लेंगे, क्या सब सीख लेंगे, इस पर वीडियो बनाने से पहले आपसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त को भारत में कई बड़ी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में 370 धारा को हटा करके एक इतिहास रचा था नरेंद्र मोदी ने। संघ परिवार को, भारतीय जनता पार्टी और भगवा संगठनों को खुश करने के लिए 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। आज जब 5 अगस्त है तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए बिल लाने वाले थे, लेकिन इसका विरोध न सिर्फ विपक्ष ने किया बल्कि सत्ता पक्ष ने भी किया। खास करके घटक दलों ने विरोध दर्ज किया और आज ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सके। मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, उनके हक अधिकार को छीनने के लिए उनका प्रयास निरर्थक साबित हुआ। लेकिन उससे बड़ी घटना आज हुई कि एक शरणार्थी के रूप में शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कई सालों से रही है, आज वह भाग करके भारत आई और उन्हें शरण दिया गया। उन्हें कब तक शरण दिया जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक सवाल जरूर इस देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हुई भगदड़ और तख्ता पलट का असर, वहां से शेख हसीना का पलायन करने का असर क्या भारत पर पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 में आज़ादी के पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब समाहित थे भारत में। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा कोई देश नहीं था 1947 के पहले। बंटवारे के बाद 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत अस्तित्व में आया और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की मदद करके बांग्लादेश को स्वतंत्र किया 1971 में, तो यह बांग्लादेश के लिए लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई मानी जाती है। और उस समय के सेनानियों के बच्चों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता रहा है 1972 से बांग्लादेश में, और वह आरक्षण थोड़ा नहीं बल्कि 30% आरक्षण था, जिसे कई बार कोर्ट ने रद्द भी किया। और अभी हाल में भी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को 30% आरक्षण रद्द करते हुए उसे 5% कर दिया था। लेकिन फिर भी 30% आरक्षण को हटाने के लिए, क्योंकि उस आरक्षण के तहत सत्तारूढ़ पार्टी शेख हसीना की पार्टी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर अपने पार्टी के लोगों को आरक्षण दिया करती थी, अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाया करती थी। इसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ बांग्लादेश में और कई महीनों से बांग्लादेश सुलग रहा था। स्थिति उग्र होती गई और स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि आज उनके घर तक लॉन्ग मार्च पहुँच गया और उनके घर के अंदर भी घुसने के लिए प्रयास किया गया। इस बीच सेना ने
अलर्ट जारी किया और कहा कि आप 45 मिनट के अंदर बंगला खाली करके विदेश में कहीं पर भी चले जाइए, वरना आपके जान का खतरा है। तो अभी कुछ देर पहले पता चला है कि शेख हसीना भारत में आकर के शरण ले चुकी है। तो सवाल उठता है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है और सत्ता इस समय सेना के हाथों में आ गई है, लेकिन लंबे समय तक सेना के हाथों में सत्ता नहीं रहेगी। प्रजातांत्रिक ढंग से किसी न किसी पार्टी को मुकर्रर किया जाएगा या चुनाव करा करके सत्ता सौंपा जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जो तख्ता पलट आरक्षण के नाम पर हुआ, उग्र आंदोलन हुआ, आपको पता ही है कि भारत में कितने आंदोलन चल रहे हैं लंबे समय से। वो चाहे किसानों का आंदोलन हो, बेरोजगारों का आंदोलन हो, तमाम सरकारी महकमे के कर्मचारियों का आंदोलन हो, उसमें सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जो कि 13 महीने तक चला और किसी न किसी रूप में अभी भी चल रहा। तो क्या किसान आंदोलन इतना उग्र हो सकता है एमएसपी की गारंटी के लिए और अपनी तमाम वाजिब मांगों के लिए? कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसान आंदोलन गर्म भी हो सकता है, उग्र भी हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकों चने चबवा भी सकता है। लेकिन किसानों से ज़्यादा यक्ष प्रश्न, बड़ा यक्ष प्रश्न यहाँ पर भी आरक्षण का आज की तिथि में है। आरक्षण के मामले में जो 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए मंडल आयोग ने सिफारिश किया था, उसे 1990 में लागू करके बीपी सिंह ने एक ऐतिहासिक काम किया था और उस समय आरक्षण से फायदा तो कम मिल सका, लेकिन आरक्षण और मंडल कमीशन का फायदा, मंडल का आंदोलन राजनीतिक अधिकारों को दिलाने में काफी सफलता दिलाई है विपक्ष को, खास करके ओबीसी एससी एसटी को। आज ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी सत्ता में काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन यह भागीदारी पर्याप्त नहीं है संख्या बल के अनुपात में। इसी तरह से सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में भी भागीदारी कुछ तो हुई है, लेकिन पर्याप्त नहीं हुई है। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर आरक्षण ओबीसी एससी एसटी को मिला है, लेकिन आज यह मांग भारत में बलवती हो गई है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस हिस्सेदारी के लिए अगर भारत की सबसे बड़ी पार्टी आमादा हो गई है ओबीसी का हक अधिकार दिलाने के लिए, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए और जनगणना के बाद संख्या बल के आधार पर उन्हें आरक्षण दे करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, तो नरेंद्र मोदी को यह कबूल नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कतई नहीं चाहता है कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, पिछड़ों की जनसंख्या की गणना की जाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कई बार चेतावनी दिया है भारत सरकार को, आरएसएस को, कि जब सत्ता में आएंगे तो देख लेंगे। तो यह ललकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए भी नहीं है। जिस तरह से सीबीआई ईडी आईटी का आतंक फैला हुआ है, उनके लिए भी यह ललकार कारगर साबित हो सकती है यहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पिछड़ों का आरक्षण न देने, उनकी जनगणना न कराने के लिए आमादा है संघ के दबाव की वजह से, और राहुल गांधी इसे दिनों दिन तूल पकड़ाते जा रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश वाली नौबत यहां भी आ सकती है? ओबीसी के कंधे पर जब बड़ी पार्टी का हाथ होगा, कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का हाथ होगा, तो ओबीसी का ताकत बढ़ेगा और ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई खुद लड़ेगा और उसकी सहायता विपक्ष यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करेगा। आरक्षण के लिए आंदोलन कोई पहली बार भारत में नहीं होगा। 1990 में जब 27% आरक्षण दिया गया था,
तो उस बीच भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, यहां तक कि बीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था और मंदिर यात्रा शुरू हो गई थी सोमनाथ से लेकर के और बिहार तक, बिहार में रोक दिया गया था समस्तीपुर में। तो उस कमंडल यात्रा का काट मंडल हुआ और मंडल कमंडल की लड़ाई अरसे तक चलती रही। इस बीच मंडल की कोख से तमाम पार्टियों, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तमाम पार्टियों का जन्म हुआ। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे तमाम ओबीसी के नेता अस्तित्व में आए और उनका जनाधार बढ़ा और वह कई राज्यों पर कब्जा कर लिए। ओबीसी को की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ब्राह्मणवाद का युग, या यूं कहें कि कांग्रेस भी उस समय ब्राह्मणवाद की शिकार थी, सवर्णवाद की शिकार थी। उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका गया और ओबीसी की सरकार बनने लगी उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसका असर और कई राज्यों पर पड़ा, लेकिन सरकार बनाने तक बात नहीं पहुंच पाई। हालांकि 2017 में फिर से मनुवादी सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हो गई है, लेकिन यह कब तक कायम रहेगी, इसका अस्तित्व कब तक रहेगा, सवालों के घेरे में है। योगी आदित्यनाथ और शाह के बीच की लड़ाई कभी भी योगी को कुर्सी से हटा करके और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की जा सकती है। तो फिर से मंडल कार्ड और ओबीसी गणना और ओबीसी हक अधिकार की बात, अगर ओबीसी को उसका अधिकार देने की बात केशव प्रसाद मौर्य के जरिए भारतीय जनता पार्टी अगर मुहिम छेड़ देगी तो कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी और लगता है कि कुछ ऐसा ही होने भी वाला है। तो जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसका असर भारत में जरूर पड़ेगा। बांग्लादेश में 30% आरक्षण सेनानियों को, 10% महिलाओं को, 10% में और भी कई समुदाय के लोग थे, हिंदुओं को दिया गया भी और विकलांगों को 1% दिया गया। कुल 56% आरक्षण है बांग्लादेश में। और इसका विरोध जब वहाँ की जनता करने लगी और युवा उग्र होकर के अपनी बात मनवाने के लिए सेनानियों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगे, तो वहाँ पर सरकार बैकफुट पर आ गई, कमजोर पड़ गई और आज ऐसी स्थिति आ गई कि उसे भाग करके भारत में शरण लेना पड़ा है। आज़ादी के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक थे, भारत में समाहित थे। तो जो संस्कार भारत के हैं कमोबेश वही संस्कार पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए में भी हैं। अगर वह संस्कार जो कि भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इसी देश के हैं, भारत के हैं, तो हमें लगता है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया, उनकी सही गणना नहीं की गई, उनका हक अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं लाया गया, तो यहाँ पर भी आरक्षण उग्र हो सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खदेड़ दिया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उग्र आंदोलन से आहत हो करके खुद देश छोड़ देंगे, हम इस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन आशंका तो जरूर है, आहट तो जरूर मिल रही है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं देंगे, उनकी जनसंख्या का पता नहीं करेंगे, जनसंख्या के लिए सर्वे नहीं कराएंगे, जनगणना नहीं कराएंगे, तो इसके बुरे परिणाम आ सकते हैं। और ये बुरे परिणाम कितने घातक होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन आज की तिथि में 5 अगस्त को यह साबित हो गया है कि आरक्षण की वजह से जब एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ सकता है, तो भारत तो बहुत बड़ा है और यहाँ ओबीसी की आबादी भी कुछ समझ में आ गई है।
बिहार के जनगणना के अनुसार बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले साल जनगणना कराई थी ओबीसी की, तो पता चला था कि 63% ओबीसी है और 75% से ज़्यादा ओबीसी एससी एसटी के लोग बिहार में हैं। कमोबेश वही स्थिति पूरे देश की होगी और 60% से कम पूरे देश में ओबीसी नहीं होंगे, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो जब 60% ओबीसी अपने हक अधिकार के लिए म्यान से तलवारें निकाल लेगा और सत्ता को झुकाने के लिए आगे बढ़ेगा, दिल्ली चलो का नारा देगा, अपने हक अधिकार को पाने के लिए आंदोलन उग्र करेगा, तो कमोबेश वैसी ही स्थिति नरेंद्र मोदी और शाह की हो सकती है जो स्थिति आज शेख हसीना की है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी जनगणना को हल्के में न लें। राहुल गांधी ने जो चिंगारी जलाई है ओबीसी के बीच, वह चिंगारी ज्वालामुखी बन करके कभी भी दहक सकती है, धड़क सकती है और उसकी जद में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह आ सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और जिस तरह से वह अड़े हुए हैं कि ओबीसी को उसका हक अधिकार नहीं देंगे, उसकी जनगणना नहीं कराएंगे, उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे और उसके वोट लेते रहेंगे, तो प्रधानमंत्री को तो पता चल ही गया होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी एससी एसटी को नाराज करने, संविधान के मुद्दे पर आरक्षण न देने, ओबीसी की जनगणना न कराने से उन्हें कितना नुकसान हो चुका है और इससे कहीं बड़ा नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें भी वही या उससे भी ज़्यादा बड़ा परिवर्तन रिजल्ट में आ सकता है, चुनाव परिणामों में आ सकता है। 10 सीटों में से 2 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है। इसके बाद फिर 3 राज्यों के चुनाव होंगे, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने चाणक्य नीति चला करके, ऑपरेशन लोटस चला करके जो गंध पैदा की है, उसकी सड़ाहट और बदबू लोकसभा चुनाव में देखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 9 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 13 सीटें और शिवसेना को 9 सीटें मिलती हैं और 48 सीटों में जहां 41-42 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का कब्जा था, उसे कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है। और होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। कई सर्वे चीख चीख करके इस बात को कह रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खट्टर को हटा करके सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो लगा कि वो ओबीसी वोट हासिल करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में 10 में से सिर्फ 5 सीटें जीत सकी है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद जब ओबीसी हक अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो हरियाणा में होने वाले चुनाव में भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके झारखंड की राजनीति में भूचाल लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका झटका इन्हें लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। और निकट भविष्य में 3 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की पार्टी को कि झारखंड में वह कितने पानी में है और कितनी बुरी तरह से हार होने वाली है। तो इन 3 राज्यों और उपचुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि उसका जो अभियान जीत का 2014 से चला था, 2019 तक चला और फिर 2024 में सिमट गई, बैसाखियों पर आ गए, आगे उसका कोई भविष्य नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा जी का जंजाल आरक्षण ही है। आरक्षण के मुद्दे से और संविधान के मुद्दे से ही इनकी हार हो सकती है, क्योंकि आरक्षण और संविधान का मुद्दा डायरेक्ट ओबीसी एससी एसटी से जुड़ा हुआ है और ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी पूरे देश में इनकी संख्या 75% से अधिक है और 60% अगर ओबीसी है और वो अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी उनका हक अधिकार नहीं मिल पाएगा तो बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न हो सकती है। और आज जो शेख हसीना की स्थिति में है कि वह भारत में शरण लेकर के प्रवासी के रूप में रहने के लिए आई है, कहीं ऐसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न देखनी पड़ जाए और ऐसी स्थिति आने के पहले आरक्षण के मुद्दे को सलटाया जाए। अंत में 3 सवाल। बांग्लादेश का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश पहले भारत में ही था और बांग्लादेश के जो संस्कार हैं कमोबेश वही संस्कार भारत के भी हैं। तो बांग्लादेश में अगर तख्तापलट हो सकता है तो आरक्षण के मामले में भारत में तख्तापलट क्यों नहीं हो सकता है? ओबीसी को उसका हक अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है? इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा ओबीसी को और उनका साथ देना होगा दलित और आदिवासियों को भी। दूसरा सवाल है कि आरक्षण का आंदोलन जब उग्र होगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस बैक फुट पर आकर के ओबीसी की जनगणना कराने, उसको उतना हक अधिकार संख्या बल के आधार पर देने के लिए राजी हो जाएंगे? अगर नहीं राजी होंगे तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। आरएसएस जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी अपने को मानती है, उसी तरह से आरएसएस भी अपने को विश्व का नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक संगठन मानता है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर लाने के लिए, उसे हराने के लिए राहुल गांधी अगर निकल पड़े हैं, राहुल गांधी ने जो आंदोलन छेड़ रखा है उसे आगे बढ़ाने के लिए ओबीसी एससी एसटी भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और इंतजार में है कि उनका नेतृत्व कोई करने वाला हो तो उनके पीछे ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी एसटी के लोग भी आ जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर किसानों की तरह, जिस तरह से किसानों की 3 मांगे मनवाने के लिए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया था और वह यह कह करके 3 काले कानूनों को वापस ले लिए थे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए थे अपनी बात, और जिस तरह से किसानों को के साथ उसके बाद धोखा किया गया, अगर आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल पाएगा और उनके साथ धोखा किया जाएगा तो यह आंदोलन बांग्लादेश से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।